नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में दिनेश महावर। आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व की बात करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड से प्रेरित माने जाते हैं। स्टार्ट करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व का संविधान में उल्लेख भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित हैं और यह संविधान आयरलैंड से प्रेरित माने जाते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और संविधान निर्माताओं ने यह विचार आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश हैं। ये लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवाद राज्य के आदर्शों को साकार करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट बात, वाद योग्य नहीं है अर्थात इनके हनन पर इन्हें न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। इस प्रकार ये सरकार के लिए केवल नैतिक बंध हैं, नैतिक बंधन है। ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक माने जाते हैं। दृष्टि डालते हैं संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो अनुच्छेद 36 से 51 तक की हम बात करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 36 में उल्लेखित है परिभाषा, और इस भाग में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में उल्लेखित हैं। मतलब राज्य के बारे में, परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 12 और 36 दोनों ही सेम बात करते हैं। भाग 4 के 36 और भाग 3 का अनुच्छेद 12 एक ही बात करता है परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विध तत्वों को लागू होना, इस भाग के अंतर्गत उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। भाग 37 में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट 38 में की बात करें तो राज्य के लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। और इसमें दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। और सेकंड है राज्य विशिष्टताओं, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि के बारे में लिखा है और इसमें सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक की स्थापना करने के बारे में कहा है और असमानताओं को दूर करने का प्रयास करने के बारे में कहा है। भाग 29 की बात करते हैं, 39 की बात करते हैं और 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं और राज्य अपनी नीतियों की विशिष्टताओं इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित करे। इस प्रकार है। तो कुछ पॉइंट में लिखा है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के लिए पर्याप्त साधन की व्यवस्था, पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। तो क पॉइंट में लिखा है पुरुष चाहे स्त्री हो या कुछ भी हो, ठीक है, उसे नागरिकों को समान रूप से आजीविका प्राप्त करने के अधिकार है। और ख पॉइंट में लिखा है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा है कि जिसमें सामूहिक हित की सर्वोच्च रूप से साधन है, ठीक है। और ग पॉइंट में लिखा है, घ पॉइंट यहाँ पर है, घ पॉइंट में लिखा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले कि जिसमें धन और उत्पादन साधनों का साधारण रूप से अहितकारी संकेंद्रीय न हो और पुरुष और स्त्रियों दोनों ही समान रूप से कार्य में समान वेतन हो। मतलब किसी भी पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान कार्य पर समान प्रतिवेदन, समान वेतन दिया जाए, ऐसा अनुच्छेद 39 में लिखा है। ड में लिखा है पुरुष स्त्री कर्मचारियों में स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों को सुकुमार अवस्था दुरुपयोग न हो। और 6 पॉइंट में लिखा है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं। 39 क में लिखा है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता राज्य के यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्य के कारण कोई भी नागरिक में न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए उन्हें। 40 अनुच्छेद में लिखा है जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। हाल ही फिलहाल ही महिला प्रवेशक के क्वेश्चन में आया हुआ है और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है, रीट में आया हुआ है कि अनुच्छेद 40 में क्या लिखा है। तो ग्रामीण पंचायतों के संगठन के बारे में लिखा है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में उल्लेखित है।
राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएंगे और उनमें ऐसी शक्तियां प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वाध्याय शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के आवश्यक है। तो अनुच्छेद पंचायतें से संबंधित में अनुच्छेद 40 है। नेक्स्ट याद रखिए 41 में क्या लिखा है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार है। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की कुछ सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बूढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहिरताओं, अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा, ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा है। 42 में लिखा है कि काम की न्याय संगत मानवेक्षित दशाओं में प्रस्तुतता सहायता उपबंध है। राज्य काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्तुतता सहायता के लिए उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 43 में लिखा है, अनुच्छेद 43 में क्या लिखा है, तो कर्मचारियों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि। राज्य कृषि के उद्योग के अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित कराने वाली काम की दशा में सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने के प्रयास करेगा और विशिष्ट ग्रामों को उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो कुटीर उद्योगों से संबंधित बढ़ावा देने के संबंध में अनुच्छेद 43 में उल्लेखित है। 43 क में लिखा है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना और राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों में, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपबंध उपयुक्त विधानों द्वारा किसी भी अन्य नीति के द्वारा कदम उठाया जाएगा। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 43 घ लिखा है, 43 ख लिखा है, सहकारी समितियों का उन्नयन। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वाध्याय कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण व्यवस्था, व्यावसायिक प्रबंधन के उन्नयन का प्रयास करेगा। यह 97वां संविधान संशोधन 2012 में संशोधित करके जोड़ा गया है। 44वें संविधान संशोधन में लिखा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य या भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों को एक समान सिविल संहिता या संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है, वही लिखा है जो 21 में लिखा है। अनुच्छेद 45 में लिखा है, या 11वें कर्तव्य के रूप में 46वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर 45 अनुच्छेद में लिखा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्राथमिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के उपबंध में राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्राथमिक या प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा देने के उपबंध में प्रयास करेगा। तो शिक्षा से संबंधित में 6 से कम उम्र के बच्चों के संबंध में अनुच्छेद 45 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 46 में लिखा है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा के अर्थ संबंधी हितों के अभिव्यक्ति करेगा। अनुच्छेद 46 में ऐसा लिखा है। अनुच्छेद 46 में लिखा है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। राज्य विशिष्ट और मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजनों के भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में लिखा है। नेक्स्ट 48 की बात करते हैं तो 48 में कृषि और पशुपालन संगठन लिखा है और राज्य के पशुपालन और आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ियों तथा अन्य दुधारू वाहक पशुओं के नस्लों के प्रशिक्षण और सुधार के लिए उनके वध पर निषेध करने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 में लिखा है, पशु से संबंधित में, कृषि से संबंधित में, पशुपालन से संबंधित में, गाय और बछड़े एवं दुधारू पशुओं के बारे में और पशु वध निषेध के बारे में अनुच्छेद 48 में लिखा है। 48 ख में लिखा है, पर्यावरण से संबंधित में, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा 48 क में लिखा है और राज्य के देश में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन का और वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, ऐसा अनुच्छेद 48 क में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान वस्तुओं का यथास्थिति, लुण्ठन या विपणन, विनाश, अपसारण, विपणन और निर्यातक से संरक्षण करने के लिए बाध्य करेगी, ऐसा अनुच्छेद 49 में लिखा है। अनुच्छेद 50 में क्या लिखा है तो देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। राज्य के लोक
राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 में लिखा है। अनुच्छेद 51 और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि के बारे में लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि और राज्य क्या करेगा, देखिए अनुच्छेद 51 क में लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि का और राष्ट्रों के बीच में न्याय संगत सम्मानपूर्ण संबंधों का बनाए रखने का और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार के अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यता के प्रति आदर बढ़ाए रखने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यम द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने वाले नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी के विचारों को प्रभावित करने वाले नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं। तो पहला है 40। अनुच्छेद 40 में पंचायती संगठन के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों के बारे में लिखा है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध के बारे में लिखा है। 48 में गोवध निषेध के बारे में लिखा है। गायों के वधों को रोकने के लिए बचाने के लिए अनुच्छेद 48 में लिखा है। ये चारों अनुच्छेद गांधी जी के विचारों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में राय। पाणिकर आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद और अंबेडकर आर्थिक अनुदेशन और जैनिक्स पूर्ण आकांक्षाएं और वी.एन. राव नैतिक अनुदेश, ऐसा लिखा है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिखे गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित माने जाते हैं। भाग 4 में उल्लेखित हैं और 36 से 51 तक अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। किसमें? 36 से 51 तक, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी याद रखना है आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, ये याद रखना है आयरलैंड से लिए गए हैं। गांधी जी से प्रभावित करने वाले 4 अनुच्छेद कौन से हैं? 40, 43, 47 और 48। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो मूल अधिकार, एक तरफ मूल अधिकार है आपके सामने, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व है। तो मूल अधिकार है वाद योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। और दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, ये सरकार के लिए सकारात्मक निर्देश और नैतिक बंधन है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं और ये क्या है? ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद थे उनके बारे में देखा, सभी अनुच्छेदों के बारे में देखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के बताइए आपको कि 40, 43 और 47, 48, उसके अलावा 50, 51 ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ में मिलने वाले हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।